Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be studying from section 3 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. Section 2 जो कि definitions था, we have already dealt with it in previous videos. Go check that out. I'll put the link in the description box. अभी हम section 3 से चालू करेंगे and section 3 का जो ऊपर का heading है it says relevancy of facts. Section 3 एक broad तरीके से बताऊं तो इट स्टेट्स किन चीज़ों का एविडेंस दिया जा सकता है. सेक्शन 3 के बाद जितने भी सेक्शंस हैं एटलीस्ट टिल सेक्शन 50 वो आपको बताएंगे कि एविडेंस आप किन किन चीज़ों का दे सकते हो, क्योंकि इन अ कोर्ट इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग हर किसी का एविडेंस देना इज़ नॉट अलाउड क्योंकि इससे जुडिशियल प्रोसीडिंग और कोर्ट का जो टाइम है वो वेस्ट होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग लेंदी हो जाती है. एंड दूसरा जो एविडेंस दिए भी जा रहे हैं वो अगर फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट्स या केस से रिलेटेड नहीं है तो कभी भी जो हमारा केस है उसमें जो अक्यूज के ऊपर चार्जेस लगे वो कभी प्रूव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एविडेंस जो है वो दूसरी चीज़ों के दिए जा रहे हैं ना कि उन चार्जेस के ऊपर. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एविडेंस है वो उन पर्टिकुलर चीज़ों के ही दिए जाएं जो सेक्शन 3 बता रहा है और सेक्शन 3 के बाद जितने भी सेक्शंस हैं वो स्टेट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 3. बिफोर स्टार्टिंग विद सेक्शन 3 मैं आपको दो चीज़ें समझा देती हूँ, दो डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 3 के बाद जितने भी सेक्शंस आने वाले हैं उसमें यूज़ होगी. पहली डेफिनेशन है हमारी फैक्ट एंड इशू की. मैंने दूसरी वीडियो में समझाई थी जिसमें हम सेक्शन 2 में डील कर रहे थे फैक्ट एंड इशू से, बट यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ फैक्ट एंड इशू क्या होता है और रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है. ठीक है, देखो फैक्ट एंड इशू क्या होता है. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फॉर यू गाइज. फैक्ट इन इशू किसी भी केस में तब होता है जब, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए ने मर्डर किया बी का, तो इस केस में कौन से फैक्ट्स इशू में होंगे. फैक्ट्स मतलब कि ऐसी चीज़ें जो हुई हैं, थिंग्स दैट हैव हैपेंड, उनकी स्टेटमेंट्स. ठीक है, फैक्ट्स आर स्टेटमेंट्स. फैक्ट्स हम जनरल लैंग्वेज में उन चीज़ों को बोलते हैं जो ट्रू होती हैं, जो यूनिवर्सली ट्रू होती हैं, एक्सेप्टेड होती हैं. बट यहाँ पे दीज फैक्ट्स आर कंटेस्टेड, दे आर नॉट ट्रू येट, दे आर जस्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, स्टेटमेंट्स होती हैं केसेस में, उनको फैक्ट्स बोलते हैं. दूसरा इन इशू का मतलब होता है वो भी प्रूव नहीं हुई है, डिसप्रूव नहीं हुई है, दे आर इन डिसअग्रीमेंट और दे आर स्टिल इन डिस्कशन, वो भी डिस्कशन में चल रही है. ठीक है, या फिर दैट इज स्टिल कंटेस्टेड. अभी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड वी विल प्रूव इट और डिसप्रूव इट. ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं फैक्ट्स इन इशू. अब एग्जांपल देखो, हमने लिया ए ने मर्डर किया बी का, तो इसमें फैक्ट इन इशू क्या होगा. इस केस में केस चालू हुआ कि ए ने मर्डर किया बी का, तो इसमें फैक्ट इन इशू 3 फैक्ट इन इशू में यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वेदर ए कॉज्ड बीज डेथ, क्या ए ने बी की डेथ कॉज की है ये. ठीक है, हम यहाँ पे वेदर क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज इट्स एन इशू. ये अभी प्रूफ नहीं हुआ, ये अभी डिसप्रूफ नहीं हुआ है. ठीक है, इन पे अभी हम आगे एविडेंस पेश करेंगे. फैक्ट इन इशू वो फैक्ट्स होते हैं जिन पे एविडेंस पेश किए जाते हैं बिफोर द कोर्ट, जिसके ऊपर आप अपने एविडेंस दे सकते हो, वेदर इट्स प्रोसिक्यूशन या फिर वेदर इट्स द डिफेंडेंट. डिफेंडेंट भी इसी पे अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करेगा, प्रोसिक्यूशन भी इसी पे अपने आर्ग्यूमेंट्स देगा. ठीक है, तो पहला तो फैक्ट इशू है कि वेदर ए ने कॉज की बी की डेथ. सेकेंड, ए इंटेंडेड टू कॉज बी डेथ, क्या ए का इंटेंशन था. इंटेंशन क्रिमिनल केसेस में बहुत अहम होता है. यू माइट हैव बीन नोन टिल नाउ, अगर आईपीसी पढ़ा होगा तो मैलिफाइड इंटेंशन अगर होगा किसी पर्सन का, किसी का मोटिव है, इंटेंशन है, और अगर वो प्रूव हो पाता है तभी जो है ए को अक्यूज्ड माना जाएगा, ए को जो है क्रिमिनल चार्जेस जो है उस पर ले डाउन होंगे अगर उसका इंटेंशन होगा. ठीक है, तभी इसकी लायबिलिटी बनेगी. तो दूसरा फैक्ट इशू ये है. तीसरा फैक्ट इशू क्या है कि ए वॉज प्रेजेंट एट द टाइम एट द क्राइम सीन, ये भी एक फैक्ट इशू हो सकता है ना. तो कोई भी ऐसे फैक्ट्स, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि केसेस से रिलेटेड है उनको हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू. और एविडेंस आप हमेशा फैक्ट इन इशू के ऊपर ही दे सकते हो, आप दूसरी चीज़ों के एविडेंस नहीं दे सकते. और सेक्शन 3 के बाद जितने भी सेक्शंस हैं एटलीस्ट 4, 5, 6, 7 तक, 8 तक, 50 तक जितने भी सेक्शंस हैं, बट अभी हम कम ही पढ़ेंगे, हम 4, 5, 6, 7 ही पढ़ेंगे. तो जितने भी सेक्शंस हैं वो बताते हैं कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के अलावा आप और किस पे एविडेंस दे सकते हो. ठीक है, आई होप फैक्ट इन इशू इज क्लियर. नाउ वी हैव रेलिवेंट फैक्ट. रेलेवेंट फैक्ट अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें जो बेयर एक्ट में दी है, रेलेवेंट फैक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है. एनी फैक्ट दैट इज कनेक्टेड विद दी अदर फैक्ट्स, इनको बोलते हैं हम रेलेवेंट फैक्ट्स. तो रेलेवेंट फैक्ट तो वो हो गए, बट अगर हम फैक्ट इन इशू के एग्जाम्पल से देखें तो रेलेवेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं. अगर ए ने कॉज की है बी की डेथ, तो रेलेवेंट फैक्ट क्या हो सकता है कि ए
ने बी की डेथ किस तरीके से कॉज की है, क्या उसके पास कोई हथियार था, क्या उसने बी को पॉइजन दिया, क्या उसने बी का गला घोटा, क्या उसने बी को इंजरी पहुंचाई जिससे कि बी की डेथ हो गई, है ना, या उसने बी को धक्का मार दिया एक क्लिफ से तो वो गिर गया वहाँ से एंड बी डाइड, है ना। तो ये रेलेवेंट फैक्ट हो सकते हैं। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है उनको हम रेलेवेंट फैक्ट बोलते हैं। और जैसे कि ये फैक्ट एंड इशू है, ठीक है, इससे अगर कोई भी चीज़ कनेक्टेड हो, इंटेंशन, ए का इंटेंशन कैसे बना कि ए और बी की दुश्मनी थी जिसकी वजह से ए का इंटेंशन बना उसको किल करने का, बी को मारने का, है ना। सो दैट इज एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू द अदर फैक्ट्स इज अ रेलेवेंट फैक्ट। तो ये हो गया हमारा रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू का एक्सप्लेनेशन। अब हम सेक्शन 3 से चालू करते हैं, जो कि क्या बोलता है सेक्शन 3, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, एविडेंस आप सिर्फ फैक्ट एंड इशू का दे सकते हो या रेलेवेंट फैक्ट का दे सकते हो। इसके अंदर भी ये लिखा गया है, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट एंड इशू एंड सच अदर फैक्ट्स एज हियर एंड आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं अपने नोट्स में जरा सेक्शन 3 निकाल लूँ, कहाँ है सेक्शन, ये रहा, है ना। तो यहाँ पर है सेक्शन 3 की एविडेंस हम उन्हीं का देंगे, एविडेंस में बी गिवन ऑफ, एविडेंस विल बी गिवन ऑफ ओनली फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, कोई भी सूट कोर्ट के सामने जो चल रहा है, ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस मतलब समझ लो फॉर या अगेंस्ट, कि हाँ ये चीज़ हुई थी, फॉर या अगेंस्ट। जैसे आप डिबेट करते हो तो आप फॉर के लिए लड़ते हो और अगेंस्ट के लिए लड़ते हो, दो साइड्स होती हैं। वैसे ही प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट बोलेगा कि ये फैक्ट एंड इशू एग्जिस्ट करता है, मतलब ए ने इसकी डेथ कॉज की है, और डिफेंडेंट बोलेगा कि नहीं कॉज की है, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट, द फैक्ट एंड इशू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे ही रेलेवेंट एविडेंस दे सकते हो, किसके, फैक्ट एंड इशू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पे। फिर ऑफ एवरी फैक्ट एंड इशू, जैसे मैंने बताया, एंड एनी अदर फैक्ट जो कि इसके बाद हम मेंशन करेंगे, दैट इज हियर एंड आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलेवेंट। हियर एंड आफ्टर मतलब सेक्शन 3 के बाद जितने भी फैक्ट्स को हमने रेलेवेंट डिक्लेयर कर दिया है ना, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्ट्स को रेलेवेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके बाद सेक्शन 3 के बाद जितने भी फैक्ट्स रेलेवेंट डिक्लेयर हो चुके हैं आप उनके एविडेंस दे सकते हो, एंड ऑफ नो अदर्स। ठीक है, उसके अलावा यू कैन नॉट गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर थिंग। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 4 से डायरेक्टली कि अब कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम एविडेंस दे सकते हैं, एंड व्हाट आर इट्स रेलेवेंसी। सेक्शन 4 बोलता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। टाइटल है रेलेवेंसी, मतलब ऐसे फैक्ट्स की क्या रेलेवेंसी होगी जो सेम ट्रांजैक्शन में आते हैं। सेम ट्रांजैक्शन मतलब कि सीरीज समझ लो। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट्स गेट बैक टू ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, ए मर्डर्ड बी, इसमें हमारा फैक्ट एंड इशू क्या है, ए ने बी का मर्डर कॉज किया। ठीक है, ये हमारा फैक्ट एंड इशू है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन, और मैंने बताया कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, सीरीज। सेम सीरीज में जो फैक्ट्स आ रहे हैं उनको, सेम सीरीज में जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो भी रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू हो जाते हैं, इवन दो दे आर नॉट इन फैक्ट एंड इशू, फिर भी वो फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाते हैं जो कि सेम सीरीज में आ रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं। कैसे हो सकता है, देखो हमारा फैक्ट एंड इशू क्या है, ए कॉज्ड बीज डेथ, फैक्ट एंड इशू ये हमारा, है ना। अब ऐसा कोई भी फैक्ट, जैसे समझ लो कि ए ने बी की डेथ कॉज करने के लिए वो पहले गया एक शॉप में एंड ही बॉट पॉइजन मतलब जहर, राइट। ही बॉट पॉइजन, कोई भी ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस ही बॉट। उसके बाद उसने क्या किया, ही वेंट टू बीज हाउस और चुपके से फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली उसने बी के खाने में उसको मिला दिया। ही एडेड पॉइजन टू बीज फूड, ये हो गया हमारा, ही एडेड पॉइजन टू बीज फूड, ये हो गया हमारा दूसरा सीरीज, है ना। उसने पॉइजन खरीदा, उसने वो पॉइजन बी के फूड में डाल दिया, रिजल्ट क्या हुआ, बीज डेथ। ठीक है, अब बीज डेथ हमारा रिजल्ट है, तो हमारा ए कॉज्ड बीज डेथ। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये है हमारा फैक्ट एंड इशू, ये है ना हमारा फैक्ट एंड इशू। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए कॉज्ड बीज डेथ, ये है हमारा फैक्ट एंड इशू, ये वाला, दिस पर्टिकुलर। और हम एविडेंस इनके ऊपर दे सकते हैं कि ए ने बी की कॉज डेथ की सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 4 क्या बोलता है कि जो भी ऐसे फैक्ट्स
ये हो गए हमारा ए ने शॉप से पॉइजन खरीदा। दूसरा फैक्ट हो गया हमारा पॉइजन डाला बी के फूड में। तो कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो कि फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन मतलब जो सीरीज में जो हुआ है ना, ये सेम है, ये अलग थोड़ी है कि उसने खरीदा पॉइजन बट वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लिया, ये अलग नहीं है, ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉलो कर रहे हैं, है ना, ये सेम पाथ के तरफ जा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा फैक्ट, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, देख लो हमारा ये हो गया फर्स्ट फैक्ट, ये हो गया हमारा सेकंड फैक्ट, ये हो गया। तो सेक्शन 4 बोलता है कि कोई भी ऐसे फैक्ट जो कि सेम सीरीज में हुए हैं, उन फैक्ट्स को भी आप प्रूफ करने के लिए एविडेंस दे सकते हो, प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। एंड वो फैक्ट्स पे भी यू कैन आर्ग्यू। क्या बोलता है हमारा, ये बोलता है हमारा सेक्शन 4। कौन बोलता है ये चीज़, ये हमारा सेक्शन 4 बोलता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब एक बार सेक्शन 4 पढ़ लेते हैं इजीली, अब इजीली पढ़ लोगे। देखो क्या बोलता है, फैक्ट्स विच आर दो नॉट एन इशू, है ना, इशू में नहीं है ये हमारा कि उसने खरीदा शॉप से, कि उसने उसमें पॉइजन डाला उसके खाने में, ये हमारा इशू में नहीं है। बट आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट, पर वो फैक्ट एंड इशू से इतना कनेक्टेड है, रेलेवेंट फैक्ट से इतना कनेक्टेड हैं कि दे फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, वो सेम सीरीज सेम पाथवे फॉलो करते हैं, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सेम पाथवे, वो एक सेम पाथवे का एक पार्ट है वो फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स, ये वाला फैक्ट हो गया, ये वाला फैक्ट हो गया, सेम, ये पार्ट किस चीज़ का है, सेम पाथवे का। ए ने बी की डेथ कॉज की, उसके लिए उसने खरीदा, उसके लिए उसमें फूड में डाला एंड देन बी इज डेड, है ना। तो ये सेम पाथवे फॉलो करते हैं, तो ये फैक्ट्स भी जो हैं वो रेलेवेंट हो जाते हैं। बट एक यहाँ पे वो भी लिखा है एक और कि वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम, प्लेस और नॉट, और एट डिफरेंट टाइम और प्लेसेस। तो मतलब कि वो फैक्ट्स भले सेम टाइम या सेम जगह पे हुए हों या डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेसेस पे हुए हों। मतलब कि ज़रूरी नहीं है ना कि ए ने जो पॉइजन खरीदा है वो उसी टाइम पे खरीदा है जिस टाइम पे बी की डेथ हो, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन दोनों फैक्ट्स के बीच में बहुत टाइम का अंतर है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो फैक्ट है जिसको आप प्रूव कर रहे हो, जो कि सेक्शन 4 के अंडर फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ये सेम टाइम पे हुआ हो और सेम जगह पे हुआ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ बी की डेथ कॉज हुई, बी की डेथ कहाँ कॉज हुई, उसके घर पे हुई, ठीक है, क्योंकि उसने फूड खाया उससे वो मर गया। ज़रूरी नहीं है कि जो ए है उसको पॉइजन भी उसके घर के पास खरीदना ज़रूरी है, उसी टाइम पर खरीदना ज़रूरी है जहाँ पर बी की डेथ हुई, ठीक है। वो आस पास होना ज़रूरी नहीं है, टाइम एंड प्लेस के उस पर पॉइंट्स पे वो अलग अलग भी हो सकते हैं, दूसरा टाइम हो सकता है, दूसरी प्लेस हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे नीड टू हैपन एट सेम टाइम एंड सेम प्लेस। दैट्स व्हाट सेक्शन 4 का दिस स्टेटमेंट सेज, ठीक है। आई होप सेक्शन 4 इज क्लियर, सिंपल है। तो ऐसे फैक्ट्स एक बार रिवाइज करवा लो, फैक्ट्स ऐसे जो कि फैक्ट इन इशू में नहीं है बट दे फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन and they are so connected with fact and issue or relevant fact that they form part of the same transaction, are relevant, but it's not necessary that they have to occur at same time and same place. They can also occur at different times and different places, okay। अब ये जो facts हैं जो भी connected हैं, है ना, fact and issue से, इन facts को हम लोग बोलते हैं res gestae facts बोलते हैं हम इनको, जो कि fact and issue में तो नहीं है ना, बट ये इतना कनेक्टेड है दैट दे फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो ये वाला जो फैक्ट है हमारा कि उसने शॉप से जाके जहर खरीदा, पॉइजन खरीदा एंड देन उसने उसको बी के खाने में डाल दिया, ये दोनों फैक्ट्स को हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड फैक्ट्स को हम बोलेंगे रेस जेस्टे। आगे हम रेस जेस्टे का प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, सो इट्स बेटर कि तुम लोग थोड़ा आइडिया ले लो कि व्हाट इज रेस जेस्टे, ठीक है। ये हैं वो फैक्ट्स जिनको बोला जाता है रेस जेस्टे सेक्शन 4 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 4 से ही ओरिजिनेट होता है हमारा रेस जेस्टे का प्रिंसिपल। दिस इज आर रेस जेस्टे का प्रिंसिपल। रेस जेस्टे भी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है एविडेंस में, यू शुड नो व्हाट इट मीन्स, वी शुड नो व्हाट इट इज। रेस जेस्टे देखो क्या होता है, पहला कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे रेस जेस्टे के से रिलेटेड, एक बार देख लेते हैं। रोमन्स यूज्ड रेस जेस्टे की टर्म टू मीन एक्ट्स आर डन और एक्शंस और एक्टर्स मीन्स एक्शंस, ठीक है। तो रेस जेस्टे का मतलब जो रोमन्स यूज़ करते थे वो उसको उस सेंस में यूज़ करते थे कि उनका मतलब होता था कि ऐसे एक्शंस जो कि हो चुके हैं और थिंग्स दैट आर डन। फिर उसके बाद रेस जेस्टे आर द फैक्ट्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन नेचुरली एंड दे आर द एक्ट्स दैट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, है ना। रेस जेस्टे अभी हमने पढ़ा, ये सेम ट्रांजैक्शन का फॉर्म करते हैं पार्ट, और दूसरा दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स, है ना। मतलब ए ने पॉइजन क्यों खरीदा, बहुत एविडेंट है, बी मरा तो ए ने पॉइजन क्यों खरीदा, बट एविडेंट है कि इट इज़ रिलेटेड टू बीज डेथ, इट इज़ रिलेटेड टू बीज डेथ। तीसरा पॉइंट ये है कि ड्यू टू देयर एसोसिएशन विद द मेन ट्रांजैक्शन
दीज फैक्ट्स बिकम रेलिवेंट इन द नेचर ऑफ फैक्ट इन इशू, मतलब कि क्योंकि वो एसोसिएटेड है, साथ साथ में है विद द मेन ट्रांजैक्शन। मेन ट्रांजैक्शन क्या है? बी की डेथ। बी की डेथ इज़ द मेन ट्रांजैक्शन। क्योंकि वो बी की डेथ से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, उसका पॉइजन खरीदना, उसका पॉइजन फूड में डालना इतना कनेक्टेड है कि वो खुद भी रेलिवेंट बन जाते हैं। वो फैक्ट्स, उसका पॉइजन खरीदना भी रेलिवेंट बन जाता है इन द नेचर ऑफ द फैक्ट इन question. Okay, then we have circumstantial facts are admitted to be a part of res gestae. Circumstantial मतलब क्या conditions थी, क्या actions हुए हैं, उनको बोलते हैं हम लोग circumstantial facts। मतलब किस conditions में, what were the circumstances, what happened actually। तो इनको भी हम लोग res gestae का part बोलते हैं कि what happened, वो बता रहा है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। That is, it's a part of the original evidence of what happened, है ना, यही कि original evidence हुआ कैसे और क्या हुआ, what happened actually। फिर उसके बाद The principle embodied in law in section 4 is usually referred to as a doctrine of res gestae। मैंने पहले बताया section 4 में जो भी principle दिया हुआ है उनको उसको res gestae principle बोला जाता है। याद रखना res gestae किस में दिया? section 4 में। फिर उसके बाद facts that can be proved as part of res gestae must be the facts other than those in question but must be linked to them, है ना। वो ऐसे facts होने चाहिए जो कि main question, जो कि A caused B's death से अलग हो but उससे linked हो, है ना। must be different from other than those in question but must be linked to them। linked है हमारा कि उसने poison खरीदा और उसको जहर डाल दिया उसके खाने में। Then we have if any fact does not connect to the main transaction, it is not res gestae and therefore inadmissible। अगर वो main transaction से related नहीं होगा, अगर वो दूसरी story सुना रहा है जो कि उसके death से related नहीं है, B की death से related नहीं है, तो वो ज़रूरी नहीं होगा और inadmissible माना जाएगा। फिर उसके बाद एक केस लॉ यहाँ पे दिया हुआ है, बाबूलाल वर्सेस WIT Limited 1956। It was observed that the statement of law in section 4 of BSA and section 6 of Indian Evidence Act is usually known as the res gestae। जो भी principle दिया हुआ है, जो भी law दिया हुआ है, rule of law दिया हुआ है section 4 में of BSA, उसको बोला जाता है res gestae। उसका नाम है res gestae। ये दिया था हमारा बाबूलाल वर्सेस WIT 1956। You can write down this case law, लिखोगे आंसर्स में, so it will give you more marks। Okay, so this was section 4 and our res gestae का principle। I think let's move further with section 5। This is section 5। Section 5 क्या बोलता है? Let's see। Section 5 states facts which are occasion, cause और effect of fact in issue और relevant fact। ठीक है, Section 5 भी हमको यही बता रहे हैं कि आप किस चीज़ का एविडेंस दे सकते हो, किन चीज़ के ऊपर एविडेंस दे सकते हो। तो ऐसे फैक्ट्स जो कि ओकेजन बताते हैं, कॉज बताते हैं और इफ़ेक्ट बताते हैं फैक्ट इन इशू का और रेलेवेंट फैक्ट का, वो फैक्ट्स भी रेलेवेंट होते हैं और उन फैक्ट्स के ऊपर भी आप एविडेंस दे सकते हो। सेक्शन 5 ये बोल रहा है। इसके अंदर का पढ़ लेते हैं। ये मैंने बेयर एक्ट से ही लिखा है, ये कोई डिफरेंट नहीं है। डिट्टो जो बेयर एक्ट में लिखा है वो मैं अपने नोट्स में लिख देती हूँ। तो क्या लिखा है यहाँ पे? फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज। देखो ओकेजन क्या होता है? टाइमिंग या फिर इवेंट बताता है कि किस टाइम पे हुआ था, किस इवेंट पे हुआ है। कॉज क्या है? वजह क्या थी उसको मारने की, किसी को भी मारने की, या अगर हम लोग जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसमें बी के मर्डर की क्या वजह थी। इफेक्ट क्या? इफेक्ट बताता है फैक्ट इन इशू का। अगर हमारा फैक्ट इन इशू है कि कोई भी फैक्ट इन इशू है, समझ लो ए का इंटेंशन, या फिर हाँ अगर समझ लो कोई एग्जांपल ले लो कि ए ने बी को मार के, मतलब किसी वेपन से, मतलब जैसे समझ लो कोई शार्प नाइफ से मार के उसकी डेथ कर दी, है ना। तो इफेक्ट क्या था? बी की डेथ। ठीक है, ये फैक्ट इन इशू में काम आएगा एज द फैक्ट इन इशू का रिजल्ट और इफेक्ट। तो आप 3 चीज़ें बता सकते हो और एविडेंस दे सकते हो इन 3 चीज़ों के ऊपर। क्या क्या है? ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट। किस चीज़ का? फैक्ट इन इशू का और रेलेवेंट फैक्ट का। और फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। फिर उसके बाद ये आगे बोल रहा है कि और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स, मतलब क्या सर्कमस्टांसेस थे फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के, अंडर विच दे हैपेंड, और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन। मीन्स कॉज क्या था फैक्ट इन इशू का। सो दीज थिंग्स आर रेलेवेंट। व्हाट? ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 5 की 3 टर्म्स याद रखना। वो बोलता है ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट क्या था, कोई भी फैक्ट इन इशू का, रेलेवेंट फैक्ट का। अगर कोई भी ऐसा फैक्ट एक्सप्लेन कर रहा है तो वो फैक्ट का एविडेंस आप दे सकते हो, उन फैक्ट्स के ऊपर आप एविडेंस दे सकते हो और वो फैक्ट्स को हम रेलेवेंट फैक्ट्स मानेंगे। सिंपल, सेक्शन 5 यही बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये पढ़ लो, मैंने क्या लिखा है?
meaning any fact that is connected to a fact and issue or relevant fact as its cause, effect, occasion or surrounding circumstances is relevant evidence. This is because such facts can help court to understand the context in which the main event occurred and to assess the evidence more fairly. Simple है, जो भी फैक्ट एंड इशू का या रेलेवेंट फैक्ट का कॉज बता रहा है, इफेक्ट बता रहा है, ओकेजन बता रहा है या फिर सर्कमस्टांसेस बता रहा है जिसमें वो अकर हुए, वो फैक्ट जो है वो रेलेवेंट बन जाएंगे और उनके ऊपर आप एविडेंस दे सकते हो, बिकॉज ये फैक्ट्स कोर्ट को हेल्प करते हैं ये अंडरस्टैंड करने में कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस वजह से कोई भी चीज़ इवेंट अकर हुआ, कोई भी मर्डर हो गया या तो फिर कोई भी कॉज ऑफ एक्शन था वो किस वजह से अराइज हुआ, एंड टू असेस द एविडेंस मोर फेयरली. दिस वॉज सेक्शन 5. सेक्शन 5 का एक केस लॉ यहाँ पे दिया हुआ विच सेज MP शर्मा वर्सेज यूपी. 1957 का केस है. MP शर्मा है वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का 1957 का. ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं. कोर्ट हेल्ड दैट fact that accused was found in possession of the murder weapon shortly after the murder is relevant as the occasion, cause or effect of the murder. This is because the possession of murder weapon is a strong indication that accused was involved in the crime. है ना. क्या बोला केस में कि कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि ये फैक्ट कि अक्यूज्ड के पास वो मर्डर वेपन मिला आफ्टर द मर्डर वो बहुत रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 5 एज द ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द मर्डर. क्यों? क्योंकि पोजेशन ऑफ मर्डर वेपन स्ट्रांगली इंडिकेट करता है, स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि अक्यूज्ड मर्डर में या फिर उस क्राइम में अच्छी तरीके से इन्वॉल्व था, वॉज इन्वॉल्व इन द क्राइम. ठीक है. दिस वॉज वन केस लॉ. केस लॉ का नाम क्या है हमारा? MP शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1957. दिस वाज सेक्शन 5. आज हम सेक्शन 5 तक ही करेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो विल डील विद सेक्शन 6. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.